नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। चर्चा शुरू करें उससे पहले कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज अहमदाबाद में कुछ अद्भुत चीजें हुई हैं। आज उसकी चर्चा है, जरूरी, बहुत जरूरी है। पांच नेता, मैं पांचों नेताओं के 20-20, 25-25 सेकंड के क्लिप्स चलाऊंगा, सुनवाऊंगा। पांच नेता, उन्होंने राहुल गांधी अब तक टास्क देते थे, उन सबने राहुल गांधी को टास्क दे दिया कि राहुल जी ये करिए, मतलब जैसे होता ना आदेश देना, उस अंदाज में करिए। और उन सबका जब खत्म हो गया, उनकी बारी खत्म हो गई, तो राहुल की पारी आई। राहुल ने मंच से खुला ऐलान कर दिया 40 मिनट में। मतलब आप समझ लो कि बखिया उधेड़ देना, धागे खोल देना। बहुत सारे आजकल यूट्यूब के दुनिया में बहुत सारे शब्दावलियां आ गई हैं। आप जो शब्द चाहो वो रख लो। 40 मिनट कुछ नहीं छोड़ा, हियन से हुवन तक, गगन से भुवन तक सब कुछ निपटा दिया। तो वो जो है कुछ बचा नहीं 40 मिनट में। अब 56 इंच करे क्या, वो आगे सवाल है, उस पर हम आएंगे चर्चा में। लेकिन जो ऐलान किया, अब तक चर्चा यही होती है कि सबसे बड़े ट्रेनर इस समय देश में, चुनावी राजनीति के सबसे बड़े ट्रेनर शाह हैं, अमित शाह। अमित शाह से भी जो है टफ, तगड़ी ट्रेनिंग अब कांग्रेसियों की होगी। और वो कोई दिल्ली में नहीं होगी, न दिल्ली में होगी, न दौलताबाद में होगी। वो एक एक राज्य में जाकर के होगी, जिले लेवल तक होगी। हो सकता है आगे, अभी इसमें कुछ और हम भी अभी भीतर से खबरें निकालेंगे, हो सकता है ये बूथ लेवल तक होगी, नहीं होगी। और नहीं होगी तो क्या होगा, वो हम लाएंगे स्पेशल एक शो उस पर। लेकिन ये प्लानिंग बड़ी जबरदस्त हुई है। अब इस प्लानिंग का अगर पूरा निचोड़ समझें, तो गुजरात में बैठ करके जो प्लान किया गया है, ये ऐसा है ना कि जैसे गेम फिनिश कर देना। मोदी जी का गेम लगता था कि कोई फिनिश ही नहीं कर पाएगा। तो मोदी जी, अगर जो ऐलान हुआ है, जो टास्क मिला है, अगर धरातल पे उतरा, तो आप मान के चलो कि गेम फिनिश है। लेकिन अब है कि नहीं है, ये आपसे भी समझेंगे। समझे, चर्चा बढ़ाएं, उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो 5 छोटी छोटी क्लिप्स, हालांकि उसका बड़ा हिस्सा हमने दिखाया है, लेकिन छोटी क्लिप्स एक बार वो सबसे ज्यादा सीधा हिट करती है, स्ट्राइक करती है। पांचों एक साथ हम प्ले करेंगे। कंट्रोल रूम चला दीजिए, आप सुनिए। पांच पांच टास्क सुनिए। राहुल जी, सभी सीनियर नेताओं को एक टारगेट दीजिए कि आप कितने नेता पैदा करते हो, कितने युवाओं को आगे लाते हो। एक टारगेट होना चाहिए, परिवार से नहीं, गांव और ढाणी से, गरीब और किसान का बेटा आगे आना चाहिए। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें बहुत जरूरत है, हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं। मैं राहुल जी को कहती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, शत्रप बन करके जिलों में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो। आप एक दफा खत्म हो जाने दो। राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि शहर अध्यक्षों को आपने जो सत्ता दी है, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी फैसला कर लीजिए कि शहर अध्यक्ष जो भी होगा या जिला अध्यक्ष होगा, वो चुनाव के लिए आवेदन नहीं करेगा, वो सिर्फ संगठन का काम करेगा। ये भी तय कर लीजिए, वरना हर शहर अध्यक्ष और हर जिला अध्यक्ष खुद चुनाव का कैंडिडेट बन जाएगा आपके लिए। कि वे लोग जो एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं, उन लोगों को चिन्ह कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है और यही बात आज आप लोगों से भी मुझे सुनाई दी और मैं इसी बातों को मैं कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा
के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग इस सफर में, इस मुश्किल सफर में छोड़ के चले गए हों, उन्हें नजरअंदाज करिए और एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी के साथ खड़ी हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। सुना आपने? आज इस पूरे 2 दिन का निचोड़ न्यूज लॉन्चर पे हमने दिखाया है। ये 2 दिन का निचोड़ है, 2 मिनट में 2 दिन का निचोड़ है। ये शायद पहली बार हुआ है कि राहुल बैठे हों, खड़गे जी हैं और वहां पर सोनिया जी भी बैठी हुई हैं और छोटे छोटे नेता, मान लिया जो है गौरव सीनियर लीडर हो चुके हैं, अब बेसिकली कहें तो डिप्टी हैं राहुल के, उपनेता हैं, और इमरान राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन उसके पहले जो थे वो बहुत छोटे छोटे नेता हैं। एक एक्स एमएलए जो सबसे पहले थी, एक्स एमएलए की, बड़े नेताओं को टास्क दीजिए, जोड़े नेता, देखते हैं कितने जोड़ते हैं। वो इंदिरा मीणा, एक्स जो है एमएलए राजस्थान की, आदिवासी महिला है नेता, वो दहाड़ रही थी। उसके बाद रेहाना रियाज चिश्ती थी, नाम भी नहीं जानते होंगे देश में लोग, जिसने कहा गद्दार हमारे नेता को पार्टी में कौन नहीं चाहता है कि वो बढ़े, उनकी मेहनत कौन चाहता है फेल करना, वो गद्दारों को चुन चुन के निकालो राहुल जी आप। ये सबने आदेश दिया है आज राहुल को। हमने तो फिर भी टास्क लिखा थोड़ा सा कि कांग्रेसियों को बुरा न लगे, लेकिन बेसिकली आदेश दिया कि ये करो अब। उसके बाद वो आलोक मिश्रा, जो जिस पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी ताली बजाए, आपने देखा होगा क्लिप में, वो ताली वो रियल है, हम लोग इंसर्ट नहीं किए हैं विजुअल कहीं पे कि ताली वाला बाहर से ला करके जैसे डाल देते हैं लोग, वैसा नहीं डाला है। वो रियल टाइम था कि इनको चुनाव नहीं लड़ेंगे, संगठन में जिसको करना हो संगठन में काम करे, नहीं तो वही शहर अध्यक्ष रहे, वही जिलाध्यक्ष रहे और वही फिर चुनाव भी वही लड़े। तो वो आलोक मिश्रा ये कैंडिडेट, एक कानपुर के, अभी लोकसभा चुनाव में कानपुर से कैंडिडेट बनाए गए थे। ये सब हैं, गौरव गोगोई और इमरान प्रताप गढ़ी को तो लोग पहचानते ही हैं। इसके बाद अब वही सवाल है कि ये 5 टास्क के बाद फिर राहुल ने जो किया, मैं वो समझना चाहता हूं कि राहुल, क्या ये जो लोगों की पुकार थी, जो टास्क था, जो राहुल को आदेश था, क्या वो आदेश राहुल गांधी समझ पाए हैं? 40 मिनट के भाषण में क्या निकल के आया? आशीष भाई नमस्कार, आपको दर्शक साथियों को। सबसे पहले तो माफी कि आज हमारा शो थोड़ा सा लेट शुरू हो पाएगा, क्योंकि आज वो राहुल का भाषण लेट हुआ और उसके बाद खड़गे जी बोले और वो सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो आपने ये दिखाया है ना, ये पूरी कांग्रेस पार्टी के जो 30-30 सेकंड की 5 आपने क्लिप दिखाई, ये कांग्रेस पार्टी की समस्याओं का मूल है और उन समस्याओं का मर्म भी यही है। हकीकत ये है। आपने मेरे से सवाल पूछ लिया कि क्या राहुल गांधी इनको एड्रेस कर पाए सीधी, उस पे तो बीमारियां क्या है टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, और उनके सॉल्यूशन क्या है, उस पे तो जैसे आपने प्रॉमिस किया उस पे तो एक डिटेल्ड शो कल करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो ये अप्रोच है, बेसिकली राहुल गांधी ने आज 40 मिनट के अंदर बेसिकली मोदी की हर दुखती रग छेड़ डाली, हर दुखती रग छेड़ डाली, और ये भी पूछ लिया कि आपका 56 इंची सीना कहां है। उन्होंने जो रह करके जो बातें कभी भी आज तक देखी, उनको पप्पू जरूर कहा जाता है, जिस भी रूप में कहा जाता है, जिस रूप में मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। उन्होंने जो बात कही ना, सबसे पहले उन्होंने ट्रंप को छेड़ा। वो मैंने भेजा आपको क्लिप, आप जरूर दिखाइएगा, छोटी छोटी क्लिप से, ज्यादा बड़ी नहीं है। दिखा देते हैं तो, हाँ, ताकि आप ही को सुना जाए, फिर हम लोग आपको ही सुने, दर्शक सुने। दिखा दीजिए, राहुल गांधी की छोटी सी क्लिप है माय फ्रेंड के बारे में। बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं,
ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। ये है आशीष भाई हकीकत एक पार्ट जो उन्होंने बांग्लादेश के बारे में कहा और मत्था टेक देने वाली बात कही। इसका एक रेफरेंस उन्होंने पहले भी दिया 2 दिन पहले। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज और है, फिर उसको पूरी बातचीत को खोलेंगे हम दर्शकों के लिए। एक छोटा सा वीडियो और है जो मैंने भेजा है, उसको एक बार अभी और अभी वो दिखा भी सुनवा दीजिए। दें। हाँ हाँ, चलिए चलाइए। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? ये है आशीष भाई। अब ये जो आपने 2 क्लिप्स दिखाई, ये है तो कुल 2 मिनट 47 सेकंड की, इतनी है 107 ये 207 सेकंड की। लेकिन इन्होंने पूरी की पूरी मोदी जी की एक एक दुखती रग को ना केवल छेड़ दिया बल्कि बखियां भी उधेड़ दी एक तरीके से। मुझे लगता है उनके अंदर थोड़ी सी आत्मा आज आपकी भी आई हुई थी, जो उन्होंने शब्द कहा ना कि चू भी नहीं निकली मोदी जी की, चू नहीं निकली, वो आपका शब्द है, वो तकिया कलाम जो है। देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी, राहुल गांधी धीरे धीरे कोई कहे ना कहे, हमें कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के भाषण से एक बात देखिए कि राहुल गांधी का जो लोगों से कनेक्ट है, उसके बढ़ने के परिणाम अब दिखने लगे हैं। जो वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं ना, उस कनेक्ट के प्रभाव दिखने लगे हैं। उनकी जो बोलचाल का लहजा है, जो आक्रामकता है, वो उनके फ्रॉम विद इन आ रही है कि ये सब कुछ हो रहा है और किसी का ध्यान नहीं है। एक एक मुद्दे को ऐसा बारीकी से उन्होंने उठाया और छुआ, चाहे वो जातिगत जनगणना से लेकर के कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी से लेकर कोई चीज। अडानी अंबानी को स्पेसिफिकली टारगेट किया, जो उनकी सबसे बड़ी दुखती रग है। किस तरीके से एयरपोर्ट दे दिया, किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस का पहले दिन से ये है कि 2-3 धन्ना सेठों के हाथ में देश की पूंजी होनी चाहिए, सब कुछ एक्सपोज किया। और उसके बाद जो ट्रंप वाली जो बात है, वो तो मोदी की बहुत बड़ी ब्लंडर है, मैं कहूंगा। आज आप देखिए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं 1 मिनट पहले चाइना ने एक और खेल कर दिया है। 34% टैरिफ पहले लगाया था वापस, अभी 50 और जोड़ दिया है अमेरिका में। जो इन्होंने किया था वो 84% उन्होंने वापस कर दिया है कि अब अमेरिका से जो भी चीज आएगी उस पर 84% टैरिफ चाइना भी ठोकेगा, और उनकी 10 कंपनियों को लिस्ट कर दिया है। यानी कि लड़ाई आर पार की होगी। जो चाइना ने कही थी एक बात शुरू में कि लड़ाई खत्म शुरू तुम करोगे, खत्म हम करेंगे, जिस लड़ाई में आना है आप आ जाओ। तो चाइना का एक वो रुख है, उसके जस्ट पड़ोसी आप हो, सेम आबादी है, उसके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वो दूसरी है, चाइना दूसरी है, आप 5वीं है। फ्रांस से लेकर के, यूरोप से लेकर के, ब्रिटेन से लेके, कनाडा से लेके, मेक्सिको से लेके, कोई एक ऐसा देश बताइए जो अमेरिका के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स या उस तरह की चीज ना कर रहा हो। केवल एक आप 56 इंची है जिसकी अभी तक आवाज नहीं निकली टैरिफ को लेकर के, ना आपकी ना आपके मंत्री। तो 56 इंची सीना उसका बुरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया कि जब देश कष्ट में होता है, और जो वो शब्द कहा ना उन्होंने, पहले इनका जिक्र किया, उसी सांस में यूनुस का जिक्र किया, बांग्लादेश का लैंडलॉक्ड वाली बात करके, और फिर कहा इंदिरा गांधी का रेफरेंस दिया। बड़ा टेक्निकल है ये। राहुल गांधी के भाषणों में ऐसा नहीं मिलता, आपको ऐसी तारतम्यता नहीं मिलती। उनका भाषण आमतौर पर आप देखेंगे बिखरा हुआ होता था। आज सारे का सारा, आज सारे की सारी चीजें कंपैक्ट थी। एक तरफ ट्रंप, एक तरफ ये, एक तरफ टैरिफ, करोड़ों लोगों का नुकसान, उधर से यूनुस का बयान, और फिर इंदिरा गांधी को करते हुए ना लेफ्ट लीन करती है ना राइट लीन करती है, स्ट्रेट होके बात करती है, भारत की प्रधानमंत्री है। एंड देन ही सेज
कि देश में एक नया प्रधानमंत्री आ गया है जो कोई भी विदेशी बोलता है तो दाएं बाएं नहीं मत्था ही टेक देता है। ये चीजें कोलैबोरेट हो रही है आशीष भाई। ये राहुल गांधी का न्यू इन्वेंशन, नया अवतार देख रहे हैं आप। मानना पड़ेगा कि जो आक्रामकता है और उसमें शब्दों का जो सामंजस्य और तालमेल है वो एकदम नया है जहां तक राहुल गांधी का सवाल है। क्योंकि मेरा रात को तो काम ही कम्युनिकेशन का है, तो हम तो सारा दिन देखते ही है। तो एकदम नई चीज थी ये। उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र किया कि ये कैसे चुनाव जीतते हैं, उसका जिक्र किया उन्होंने। और फिर बिहार का भी किया कि मौसम बदल रहा है और सारी चीजें हैं, बदलाव आने वाला है। वो एक लोगों को, अपने वर्कर्स को एक रिजुनवेट करने की बात होती है। फिर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से लड़ाई की बात की, विचारधारा की लड़ाई की बात की, और बताया कि किस तरीके से संविधान बना। देश का 47 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है ये हजारों साल की देश की एकता की संस्कृति का समायोजन है, वो संविधान है। और बीजेपी और आरएसएस ने इसी संविधान को, अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को, सरदार पटेल के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया था। आज वो संविधान के ठेकेदार हुए फिर। तो एक एक चीज का जो रेफरेंस है, और उन्होंने बड़ा साफ कहा। खड़गे साहब ने एक और अच्छा काम किया, चलते चलते उन्होंने इंडिया अलायंस का भी जिक्र किया जो बहुत जरूरी था, वरना ये कांग्रेस का खेल रह जाता। खड़गे ने उनका भी जिक्र कर दिया। लेकिन इन्होंने जो बात कही, इन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को ना सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है और पार्टियां नहीं। और उसका कारण बताया कि जिसके पास अपनी विचारधारा होगी वही इस विचारधारा से लड़ सकता है। ये बंटवारे की जो है विचारधारा है। बताया कि राष्ट्रवाद क्या है, बताया कि संविधान क्या है, बताया कि ये संविधान के विरोधी कैसे है। इन्होंने तिरंगा कितने सालों तक नहीं अपनाया, तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया। बेसिकली एक एक चीज, और किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर रहा है आरएसएस, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं। मतलब टॉप से लेकर के आज तक जो दुखती रगे हैं और जो इनकी फॉल्ट लाइन से बीजेपी आरएसएस की, उसको एक एक करके खोलते चले गए। धागा जैसे होता है ना, आप एक गांठ खोलते हैं और उसको इतनी स्मूथली खोलते चले गए कि किसी को महसूस भी नहीं हुआ और सारे का सारा खेल निपटा दिया। सबसे कलाकारी की बात उन्होंने की वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ बिल जो पुराने राहुल गांधी थे, कुछ भी कहते तो उसमें फंस के खड़े हो जाते। आज उन्होंने वक्फ बिल को जोड़ दिया सीधा मिशनरीज से। अगला नंबर मिशनरीज का है। इनके अखबार का जिक्र कर दिया कि जो आर्टिकल जिसमें मैंने आपने शो भी किया था। और तीसरा उन्होंने फिर सिखों को भी जोड़ दिया कि बचेगा कोई भी नहीं, नंबर सबका आएगा। तो इन ए वे आज आपने एक नए राहुल गांधी के दर्शन किए, जिन्होंने एक पूरी तारतम्यता के साथ उसको, उन्होंने कहा कि ये खुद को हिंदू कहते हैं और दलित, उनका बाकायदा टीकाराम जूली जो राजस्थान सीएलपी के लीडर है कांग्रेस के, उनका जिक्र कर दिया। उनको मंच पे बुलाने की कोशिश की, वो तो अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट देयर, वरना वो बहुत बड़ा सीन होता कि टीकाराम जूली साहब किसी मंदिर में गए और उनके आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने उस मंदिर को गंगाजल से पवित्र कराया। उस बात का जिक्र राहुल गांधी ने बड़ा टेक्निकली किया और कहा कि उनको मैं बुलाना चाहता हूं मंच को, मिले नहीं, अलग बात है। कहते हैं हम ये हिंदू नहीं है, दलित भी हिंदू हैं और हम ये वाले हिंदू नहीं है जो बीजेपी हिंदू। तो बीजेपी का जो सो कॉल्ड हिंदुत्व है उसका भी खेल खराब कर दिया एक तरीके से। और चलते चलते उन्होंने जो किया कि भाई कांग्रेस पार्टी अब डीसीसी प्रेसिडेंट्स के थ्रू चलेगी। यानी कि जो पूरी अप्रोच है, अभी तक आपने क्या देखा कि कांग्रेस की जो अप्रोच है टॉप बॉटम है, ऊपर से कांग्रेस प्रेसिडेंट से नीचे की तरफ चलता है। आज उन्होंने एक नया एक तरीके से कही, आप गेम चेंजर आइडिया दिया है, वो कितना कामयाब होगा नहीं होगा वो आने वाली बात है, उसमें कल भी चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे। आज जो उन्होंने घोषणा की है वो की है कि बॉटम अप अप्रोच अपनाएंगे, उल्टा। तो पूरा कांग्रेस की फिलॉसफी, दर्शन और सांगठनिक लेवल को एकदम दूसरे लेवल पे ले जाएगा कि नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। और उसकी शुरुआत भी 15 तारीख से मोदी जी की जो वो है मांद, गुजरात, वहीं से शुरू करेंगे। और उसमें होगा क्या कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उन सब के साथ लाइव इंटरेक्शन होगा एक जगह पर, एक दिन नहीं, लगातार। राहुल गांधी खुद जाएंगे, खड़गे साहब खुद जाएंगे। शुरुआत गुजरात से होगी, उसके 15 तारीख से, जो 15 आ रही है अप्रैल, और उसके इमीडिएटली बाद नेक्स्ट टारगेट है राजस्थान। यानी कि दोनों ही राज्य हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं, दोनों ही राज्यों में मोदी की सरकार है। जिस तरह के भी मुख्यमंत्री हो तो आपको पता ही हो, पर्ची वाले हैं दोनों जगह। तो उस पूरे खेल को जो अप्रोच बदली है, गेम चेंजर, इसको भी समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये लाभदायक होगा या नुकसानदायक होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आशीष भाई सबसे बड़ी बीमारी समझिए क्या है, कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी गुटबाजी। अभी तक स्टेट लेवल पे होती थी, नेशनल लेवल पे होती थी, अब ये जिलों पे तो नहीं आ जाएगी, इस पर अपन अलग से बात करेंगे।
लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि चूंकि अप्रोच में चेंज है, एकदम शिफ्ट है, टॉप बॉटम से बॉटम अप अप्रोच। तो इसलिए आज दर्शकों को बताना जरूरी है कि उसमें आज हुआ क्या क्या है। जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, सरदार पटेल की विरासत को जो एक खास अंदाज में बीजेपी और मोदी ने हथिया लिया था, उसको भी आज कहीं ना कहीं वापस लेने की उनसे एक पूरा अधिवेशन उस पर केंद्रित रहा। सारे के सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखाई गई कि किस तरीके से उनको फांसी पर टांगने की बात करते थे यही लोग, आज उनको अपना बताते हैं। उन्होंने किस तरीके से आरएसएस पर बैन किया था और उस आरएसएस के बैन को नेहरू जी ने हटवाया था, और इन दोनों के आपस के संबंध कैसे थे। बेसिकली जो मोदी जी ने पिछले 10-11 साल में जो एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा है डॉगी मीडिया के जरिए, उस सारे नैरेटिव को एक बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज, अगर आप कम्युनिकेशन की दृष्टि से कहें तो मैं इसको एक बेहद, राहुल गांधी के जो भाषण अब तक हुए हैं, हर भाषण पे मैं और आप नुक्ताचीनी नहीं करते, मुझे लगता है कि आज का भाषण परफेक्शन की तरफ था। और ये परफेक्शन वैसे नहीं आती, ये परफेक्शन घिस के आती है जब लोगों के बीच में आप धक्के खाते हैं ना, और चीजों को आपको पैरेट नहीं करना पड़ता, कि आपको पढ़ाया नहीं जाता। एवरीथिंग वाज कमिंग आउट फ्रॉम विद इन। तो इसलिए केवल पॉइंटर उनके सामने थे, बाकी वो आर्टिकुलेशन सारी की सारी अपनी थी, हिंदी में थी। राहुल की प्रॉब्लम हिंदी भी है, अंग्रेजी में तो कोई संकट नहीं होता, अंग्रेजी में कोई संकट कभी नहीं होता उनको, कभी भी घंटों बोलते हैं दूसरे देशों में जाके, हिंदी में गुफअप करते थे। लेकिन आज ये बात भी अच्छी लगी कि ना केवल एक ऑरेटर के तौर पर, कंटेंट वाइज और हिंदी भाषा के अंदर भी बहुत ही सरल धारा प्रवाह बोले वो, और कहीं उन्होंने जो फोपा कहते हैं हम अंग्रेजी में, गड़बड़ नहीं की। तो ये एक नए राहुल गांधी थे। और इससे जो आपने कहा ना कि अब इससे मोदी की चुनौतियां यहां से शुरू होंगी, प्रोवाइडेड, फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि जो कुछ कहा गया है क्या उसको लागू करने का मादा है या नहीं। अभी तक मादा नहीं है। मैंने आप कल भी जिक्र किया था, ना रायपुर लागू हुआ ना जयपुर लागू हुआ, पिछले 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जो कुछ उन्होंने कहा, अगर वो अपने वर्कर्स को, अपने जो भी पदाधिकारी है, जो सिस्टम है, उसको रिचार्ज करके, और जो आईटी सेल, जो क्या बोलते हैं बीजेपी की जो स्लीपर सेल उनके चारों तरफ है, उनके सीडब्ल्यूसी में जो चारों तरफ है, जो एआईसीसी के ऑफिस बियर्स में चारों तरफ है, असली परीक्षा उनकी वहां होगी कि अगर वो उनसे मुक्ति पा सकते हैं, स्लीपर सेल से, जो बीजेपी का एजेंडा सुबह से शाम तक चलाते हैं पार्टी के अंदर बैठ के, तो इस अधिवेशन के कोई मायने हैं। वरना वही ढाक के 3 पात, उसमें से कुछ निकलेगा लंबा चौड़ा नहीं, और वही सारी जो फॉल्ट लाइन्स थी वो दोबारा से एक्सपोज होती रही। तो आज का जो ओवरऑल ये कार्यक्रम था, लेट जरूर हो गए हम, लेकिन दर्शकों के सामने कोशिश की कि एक पूरी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट इसको लेकर के आए। और जो आपने दिखाया ना वो 5 नेताओं का, 2 तो खैर उनमें प्रोफेशनल नेता है, प्रतापगढ़ी और ये असम वाले गोगोई, लेकिन उन तीनों ने जो कही, उनके एक एक शब्द को रेलिश कर रही थी सोनिया गांधी। और इससे मुझे एक बात याद आ गई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम की, तब मैं रिपोर्टर हुआ करता, तब ऐसे ही अधिवेशन हुआ था, और वहां पर एक हरियाणा का मलंग था, देसी लीडर, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट टाइप का, और उसने खड़ा होकर पता है क्या किया उसने, 2005 से पहले की बात थी जब सरकार ससपूर नहीं थी हरियाणा में, वो खड़ा हुआ और उसने, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, पूरी चढ़ती कला में थी, खड़ा होकर कहता है साहब सोनिया जी कुछ नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से भजनलाल, भूपेंद्र हुड्डा, बीरेंद्र सिंह और ये सुरजेवाला शमशेर, इन चारों को निकाल दो, कांग्रेस सत्ता में कल आ जाएगी। तो ये वैसी ही मूवमेंट मुझे आज याद आई, उस समय भी हमने एक स्टोरी की थी। तो कांग्रेस पार्टी के पास देखिए नीचे स्तर पे ब्लॉक लेवल के नेता भी थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता थे, लेकिन उनके पास क्लैरिटी की प्रॉब्लम नहीं है आशीष भाई, क्लैरिटी की समस्या नहीं है, बहुत स्पष्ट है वो, उनको लागू करवाने की प्रॉब्लम है। तो क्या राहुल गांधी कहते बहुत है स्लीपर सेल्स हैं, क्या बोलते शादी वाले घोड़े हैं, बारात के घोड़े हैं, ये जंगी घोड़े हैं, कहते बहुत है, क्या वो अपने शब्दों को एक्शन में चेंज कर पाएंगे इन लोगों की सलाह के आधार पर? ये है अगर ये कर पाए, अगर ये कर पाए तो फिर मोदी और शाह की खैर नहीं है, ये भी मान के चलिए आप। नहीं जो यही सबसे बड़ा, अगर इनको एड्रेस कर दिया, इनको एड्रेस किया, तो समझ लीजिए कांग्रेस जिंदा होगी, और अगर नहीं हुई तो हालत बदतर होगी। नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है, इसी पर हम क्लोजिंग भी करेंगे, इसी सवाल को जोड़ते हुए। हम लोग बहुत, देखिए आप हैं, हम लोग की पत्रकारिता पूरा जमीन पे ही होकर के रही है, एसी में बैठ करके खाली ये नहीं जाते हैं लोग, उस दिन भर वीडियो करने के बाद फोन पे रहते हैं कि किस जिले में क्या चल रहा है। जिले के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने फटे जूते सिलवा लिए मोची के यहाँ जाकर के,
एक महीने पहले जब राहुल गांधी ने कहा खुल करके कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल है, जो हमारी पार्टी में रह करके भाजपा के लिए काम करते हैं, ये जैसे सुना, गांव, ब्लॉक, तहसील, जिले में बैठे जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है ना, उन्होंने अपने जूते, फटे हुए जूते, कांग्रेस जिसका सूट बूट मेंटेन हो कांग्रेस में बचा ही नहीं है। और सूट बूट मेंटेन वाला कांग्रेस में अगर जो बचा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सूटेड बूटेड आदमी नहीं हो सकता कांग्रेस में, लेकिन अगर बचा है तो मेरे लिए थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है वो, कि अभी भी बचा है तो किसके लिए काम कर रहा है। तो फटे जूते वाले जो है, क्योंकि फिर तो जिसके पास सूट बूट है उसको बचाना है ना सूट बूट अपना, तो उसकी आस्था बदल जाती है, निष्ठा बदल जाती है। जितने कार्यकर्ता हैं जिनके जूते फट गए थे, रखे हुए थे बहुत दिन से, कोने में पड़े थे घर के, सबने सिलवा लिए। बहुतों को मैं जानता हूँ, सेवा दल में अभी लखनऊ रहा 15 दिन, जा करके हम लोग रोज शो करते थे लखनऊ से। बहुत सारे सेवा दल से लेके अलग अलग जगहों पर जो थे, उन्होंने कहा नहीं इस बार राहुल, पता है सर, जो जैसे जिससे जैसे है, कोई दोस्त है, कोई भैया बोल कि पता है वो इस बार जो है, अच्छा हमसे भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार राहुल करेंगे क्या इस बार कुछ, क्योंकि इस बार खुलकर बोल दिए, स्लीपर से खुलकर बोले हैं। तो उन सब ने जूता सिलवा लिया कि अब लग रहा है कि कांग्रेस में काम करने को मौका मिलेगा। वो काम करने के लिए सिलवाए, वो बारात जाने के लिए नहीं सिलवाए कि वो बारात का घोड़ा है कि जंगी घोड़ा है, वो काम करने के लिए, वो जंग में उतरने के लिए अपना जूता सिलवाए, कि इसका मतलब अब हमारा नेता अब फाइनल मतलब एक्शन मोड में आ चुका है और वो निकालेगा स्लीपर सेल को और हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। यही बड़ा सवाल है जो मैं शाह की ट्रेनिंग वाली, कि हमने तो भाई राहुल के मुताबिक और रणनीति के मुताबिक तो लिख दिया कि शाह से भी जबरदस्त ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग लेने वाले भी तैयार बैठे हैं। उनकी संख्या पे मत जाइए सर, लेने वाले तैयार बैठे हैं ट्रेनिंग। वो तो कह रहे हैं कि हमारा नेता बस आगे बढ़े, हम साथ हैं, और वो मंच पे भी दिखा, वो देखिए छोटे छोटे ही वो कार्यकर्ता थे, नेता थे। क्या वो वाकई ट्रेनिंग दे पाएंगे, या फिर मैं एक और भी चर्चा किया था, शायद हम ही आप बैठे थे, कि एक जिलाध्यक्ष ने ये भी हमसे कहा कि टास्क तो दिया गया है, लेकिन ये जो टास्क दिए हैं यहाँ पर दिल्ली में लोग, यही 3-4 दिन बाद भूल जाएंगे कि हमको कौन कौन सा काम करने के लिए बोले हैं। अगर हम रिपोर्ट लेके आएंगे तो कहिए क्या लेके आए हो, हम बताएंगे अच्छा ये हमने कहा था करने के लिए, तो यही भूल जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब 15 तारीख से ये करेंगे वो करेंगे, मोदी के माद, मैं तो माद नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं मोदी के इलाके में, तो वहां पे काम वहां शुरू करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि भूल जाएंगे। आशीष भाई, असली दुख तिरक आपने भी पकड़ ली। समस्या यही है कि एक दुख तिरक तो वो पकड़ के भाग गया राहुल गांधी, दूसरी आपने पकड़ ली। कांग्रेस पार्टी की पीड़ाएं कई, एक गुटबाजी की पीड़ा है, उसका तो कोई इलाज राहुल गांधी कर नहीं पाए अब तक। दूसरी पीड़ा क्या है उसको समझिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तो प्रदेशों के क्षत्रप जो बीजेपी को लाने को तैयार है, लेकिन किसी और को सीएम बनने देने को तैयार नहीं। एक समस्या तो ये है। इसके कारण केरल से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में आप घुमाए देखाए कि जीते हुए चुनाव कैसे हारे जाते हैं। इस पर रिसर्च कर सकते हैं आप कि कांग्रेस ने कैसे चैंपियन किया है जीत को हार में बदला। एक पक्ष तो ये। कांग्रेस की दूसरी दुख तिरक क्या है? दूसरी तिरक है प्रभारी, जो प्रभारी कल्चर है, कि किसी को प्रभारी बना देते हो किसी राज्य का, वो भाई ना तो स्टेट के अंदर जाता ही नहीं, और या ना दिल्ली में बैठता है एआईसीसी में। कितने प्रभारी बैठते हैं? कल चल पड़ना मेरे साथ एआईसीसी में, दिखा लाऊंगा आपको, 2 नहीं मिलेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? राहुल का जो कनेक्ट है, यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं। राहुल से कौन लोग मिलते हैं? जिनको ये लोग चाहते हैं। और ये कौन? ये कौन? स्लीपर सेल। राहुल तक पहली बार तो पहुंचना मुश्किल, जो उनका चारों तरफ का, जो उनका भी तो एक आत्मघाती दस्ता है ना, जिसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। राहुल के चारों तरफ वो जो सारे विदेशी पढ़े लिखे हैं, वो सारा, जिनका कांग्रेस की संगठन से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस की कल्चर से कोई लेना देना नहीं, विदेशों में पढ़े हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, ठीक है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स इन देयर ओन यूनिक वे। तो अब जब राहुल गांधी यात्राओं पे निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनके क्लोज सर्कल में भी वही लोग हैं, वही क्षत्रप है। तो आम आदमी तो वहां तक नहीं पहुंचा, आम कार्यकर्ता तो नहीं पहुंचे। ये है वो चुनौती। और एक घटना का जिक्र मैंने कल किया था आपको, कि उनकी जो डेटा डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने एक योजना घोषित की। मैंने 3 जनरल सेक्रेटरीज को फोन किया, मैंने कहा भाई क्या है ये? कहते प्रवीण चक्रवर्ती से पूछ लो। तो पार्टी का ये हाथ क्या कर रहा है, इस हाथ को नहीं पता। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। तो जिनसे आप लड़ने जा रहे हो आशीष भाई,
एक तो वो साधन संपन्न बहुत है, बहुत साधन संपन्न, हाँ। नंबर 1। नंबर 2, सारी की सारी एजेंसियां उनके पास है, धनबल उनके पास है, इंस्टीट्यूशंस उनके पास है, और हर तरह की ताकत, जायज या नाजायज, हर तरह की ताकत उनके पास है। तो आज थोड़ा सा उस कष्ट को छेड़ा खड़गे साहब ने अपने समापन भाषण में, उसका भी जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने कहा, देखिए सबसे 3 चीजें बड़ी जरूरी है राजनीति में। तो मैं भी हैरान हुआ कि क्या कहेंगे खड़गे साहब, क्योंकि हिंदी वो तो कर्नाटक से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहला है विचारधारा, बिल्कुल ठीक बात है, विचारधारा तो है ही। दूसरा उन्होंने कहा आचार, तो आचार मेरी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि आपका आचरण, आचरण, हाँ। आचरण को हो सकता है वहां पे आचार हाँ। बोलते हैं, नहीं, आचार हाँ बोलते हाँ, यूपी में भी बोलते हैं वो। हाँ। अच्छी हिंदी बोले, बहुत अच्छी हैं। हिंदी हाँ, बोले। अच्छी हिंदी बोले। आचार विचार, हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, आचार विचार, आचरण और आपका विचार। तो पहला उन्होंने विचारधारा, दूसरा उन्होंने आचरण, और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द जोड़ा कि प्रचार। तो उन्होंने कहा कि प्रचार में हम बहुत पीछे हैं। यात्रा हुई, उसके बाद बैठ के सारे, किसी ने कुछ फॉलोअप नहीं किया। कांग्रेस की प्रॉब्लम है फॉलोअप की। तो बेसिकली जो ये 3 फॉल्ट लाइन्स है, प्रभारी कल्चर, जो राज्यों के अंदर जो ये ठेकेदार बिठा रखे क्षेत्रीय शत्रप, और तीसरा है कि जो इनकी जो स्लीपर सेल्स हैं, जो चीजों को एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाने देती। भाषण बड़े बड़े हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। तो अगर इन 3 सब्जेक्ट्स को एड्रेस करके ये लोग, प्रचार तो देखिए किसी के हाथ में नहीं, प्रचार तो खेल है माल का। माल कांग्रेस के पास फिलहाल है नहीं, माल है नेताओं के पास। नेता तब खर्चेंगे जब आप उनको मुख्यमंत्री बनाओगे। हाँ। उनकी कंडीशन ये है, उनकी कंडीशन ये है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, बाद में देखूंगा, नहीं तो मौज करो। आपने मध्य प्रदेश में देख लिया क्या किया, मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद भी चवन्नी नहीं दी किसी को, ये भी देखा होगा आपने। तो बेसिकली क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी को अगर इन सारी चीजों से बाहर आना है ना, आशीष भाई, एक लाइन का एक शब्द, एक बार मेयर भाऊ डिस्कस कर रहे थे, मैंने उनको कहा बॉस कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्सिंग पॉलिसी बंद कर देनी चाहिए। वो बहुत हंसे, उन्होंने कहा आउटसोर्सिंग पॉलिसी क्या है? मैं कहा दिल्ली में बैठते हैं, यहां तो किसी प्रभारी को एक स्टेट आउटसोर्स कर देते हैं कि जाओ तुम संभालो जाके, उसको चाहे उस स्टेट का नाम ना पता हो, ना उसके जिलों का पता हो। और बहुत सारे प्रभारी दिल्ली में, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, उनसे केवल एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछ लो कि साहब आपकी स्टेट में कितने जिले हैं जिसके आप प्रभारी हो, तो 90% नहीं बता पाएंगे। वो आउटसोर्सिंग कर रखी है। और जब चुनाव होता है तो किसी राज्य में एक लीडर को आउटसोर्सिंग कर देते हैं कि तुम जिता के लाओ। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी बंद कर दे तो मुझे लगता है उनका फिर वो सवाएगा ये सारी चीजों करते हुए, जिससे वो मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसको फिर वो इफेक्टिवली टक्कर दे पाएंगे। आपने सवाल पूछा ना कैसे, अगर ये कर पाते हैं तो टक्कर दे पाएंगे, वरना आप भूल जाइए, सिंपली भूल जाइए। ये जो सेल्स आपके चारों तरफ जमी हुई है, जो राहुल के चारों तरफ भी है, हर मुख्यमंत्री के चारों तरफ भी है, एक स्टेट को मॉडल बना करके दिखाए राहुल गांधी। 3 राज्यों में सरकार है, एक को मॉडल बना के दिखाए कि शासन ऐसे चलता है। आपकी चॉइस। आप मोदी ने एक फर्जी गुजरात मॉडल को बेच के 11 साल से देश पे कब्जा कर लिया। हाँ। गुजरात से ज्यादा सत्यानाश और बेड़ागर्क किसी स्टेट का नहीं है। जब मोदी सत्ता में आए थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाईजान, आप हैरान रह जाएंगे, दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। 2002 में जब मोदी जी आए थे, गुजरात पर 14,000 करोड़ का कर्ज था। आज कितना है पता है आपको? 5 लाख करोड़ से ऊपर। वही हाल देश का है। पूरे गुजरात को कर्जे में डुबोया था। मॉडल बिल्कुल सेम है। गुजरात में भी किसी के पल्ले कुछ नहीं था, सिर्फ मोदी थे। दिल्ली में आने के बाद भी सिर्फ मोदी है, किसी के पल्ले कुछ नहीं। वही कर्ज लेके वहां घी पीना था, वही कर्ज लेके यहाँ घी पीना था। कोविड में राहुल गांधी ने बहुत सही कहा कि तालियां थालियां बजवाई, टॉर्च जलवाई, तब लोग मरे। अब फिर टैरिफ के चक्कर में करोड़ों लोग बर्बाद होंगे। पहले उन्होंने क्वेश्चन कर दिया है और मोदी के पास इसका जवाब नहीं है। मैंने आपको बताया कि सारे देश अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, केवल आप हो जो चुप्पी साधे बैठे। तो आपका हर 56 इंची सीने का दावा, हर विश्व गुरु का दावा, हर वर्ल्ड लीडर का दावा, आप बोलते हो दुनिया सुनती है, भारत की साख बढ़ गई। पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपसे खोखला कोई व्यक्ति नहीं, पूरे ग्लोबल सिस्टम के अंदर। आपने मेक्सिको के राष्ट्रपति को भी देखा, कनाडा के प्रधानमंत्री को भी देखा, कैसे भाई। और हारा हुआ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उसने कैसे मोदी को, उसमें ट्रंप को व्हाइट हाउस में लिया। और आप बांग्लादेश में सवाल पूछा, उसका जवाब भी मोदी वो ट्रंप दे रहे थे, आपसे तो जवाब भी नहीं दिया गया। एक जवाब दिया आपने, अच्छा
कि अडानी का मामला निजी मामला है, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ना निजी मामलों पर बात करते हैं ना मिलते हैं। ये जवाब था। भारत लोकतंत्र है और वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है। ये जवाब दिया आपने टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ करके। तो इस्टेब्लिश हो चुका है अब। और राहुल गांधी जिस टोन और टेनर में आज बोल रहे थे, बड़ा साफ है कि जो ये मोदी का बुलबुला है ना 56 इंची वाला, ये सारा ये बहुत जल्दी सड़कों पे आएगा। देखिएगा, ये जितनी फर्जी छवि बनाई गई थी ना, डॉगी मीडिया क्या कर लेगा अगर जनता के बीच में ये परसेप्शन चली गई कि भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल ही खोखला है मामला, फिर क्या करोगे आप? इस छवि को, फर्जी छवि को गढ़ने में आशीष भाई बहुत लंबा समय लगता है, बहुत निवेश लगता है। लेकिन ये एक घटना जो अमेरिका वाली है, छोटी घटना मत मानिएगा आप। भारत ने आज तक किसी के सामने युग उठने कभी नहीं टेके। और उन्होंने बांग्लादेश का तो जिक्र कर दिया कि यूनुस के साथ आवाज नहीं निकली, ये भी कहा उन्होंने, जो आपने क्लिप दिखाई। तो भारत अगर बांग्लादेश की आंखों में आंख डाल के लाल आंख करके बात नहीं कर सकता, तो फिर तो आपका 56 इंच एक्सपोज हो गया ना भाई। तो इस फर्जी छवि के सहारे कब तक तो भगत जिएंगे और कब तक देश चलेगा? दीज थिंग्स विल बी एक्सपोज्ड जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज तकरीर की है। और मुझे लगता है आने वाला जो मुकाबला है इन दोनों के बीच में, वो हर दिन रोचक होता जाएगा यहां से। और मोदी की चुनौतियां वैश्विक स्तर पर भी, अंदरूनी स्तर पर भी बढ़ने वाली है। नहीं, ये चर्चा वक्त पूरा हो गया, लेकिन मैं फिर भी एक चर्चा, अगर 30 सेकंड आप भी टिप्पणी देंगे तो भी ठीक होगा, क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रहा है। एक मन का में सवाल है। आपने टैरिफ की चर्चा की, मोदी की चर्चा की। दिक्कत ये उसी मंच पर जिस पर मोदी के टैरिफ को, मोदी माथा झुकाने सबकी व्याख्या की, वही शशि थरूर ज्ञान दे रहे थे कि टैरिफ पर हमें आलोचना के लिए आलोचना वाले मोड में नहीं होना चाहिए। मतलब उनका भाव था कि फर्जी का आलोचना मत करो आप लोग, टैरिफ पर आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। अगर आलोचना करना भी है तो कंस्ट्रक्टिव आलोचना हो, मतलब बड़ा डिफेंसिव मोड में। मेरा एक, सारी चीज पे हमने चर्चा कर ली, लेकिन ये निजी राय है मेरी, निजी विचार है मेरे। मोदी के लिए बड़ा एग्रेसिव मोड में होना चाहिए इनसे लड़ने के लिए। आपके जितने, आपने आईसीसी की बात की, या आईसीसी में जितने ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, ये अपना, मतलब बेसिकली कहा जाए तो अपना फेस दिन में चमका ले, बस उतने तक हैं कि अपना दिन भर में जितना क्रीम पाउडर लगाए उसका पैसा वसूल ले, बड़ा शुद्ध बताएं। ये आते हैं, कोई 1 मिनट का अपना क्लिप बना लेगा, कोई 1.5 मिनट का वीडियो बना लेगा, टीवी बैठ करके हो गया। आप इफेक्टिवली उस झूठ को जो फैलाया जा रहा है उसको हटाने का काम नहीं करते, उसको रोकने का काम नहीं करते, उसको खंडित करने का काम नहीं करते। शशि थरूर जैसे लोग हैं, आप ही पलीता लगा रहे हैं। अरे भाई, शशि थरूर बहुत अगर योग्य आदमी है तो उनको कोई काम देकर राहुल गांधी ड्यूटी पर लगावे। ये यहीं पे आकर के कांग्रेस पर फिर मैं थोड़ा सा आलोचनात्मक हो जाता। तो कोई काम दो भैया, चलो ये फलाना काम करो। रोज मुंह खोलते हो तो आप अपने ही पार्टी बैंड बजा देते हो। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखी, आज मैंने उस पर कार्यक्रम किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कल चिट्ठी लिखी, शशि थरूर टैरिफ के फायदे समझ में आ रहा है शशि थरूर को, तो मुझे लगता है जयशंकर के बजाय यही चले जाए निगोशिएट करने के लिए अमेरिका। चंद्रबाबू ने लिखी चिट्ठी, मैं बता दूं, इंफॉर्मेशन फैक्ट्स बता रहा हूं। चंद्रबाबू ने चिट्ठी लिखी पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल का मोदी ही, कुल मिला जुला कर आपने कहा मोदी ही वही है सब कुछ। चिट्ठी लिखी, $2.5 अरब का झींगा का एक्सपोर्ट होता है, सिर्फ झींगा $2.5 अरब, $2.55 अरब का जलीय खाद्य उत्पाद है, जिसमें से 92% अकेले झींगा है, मैंने $2.5 अरब आप मान लो मोटा। वो $2.5 अरब का 26% ये 5.77% पुराना उस पर टैरिफ था, और 1.38 डंपिंग रोधी शुल्क लगाता है अमेरिका। करीब 33% टैरिफ हो गया। और इक्वाडोर, हमारा कुल कंपटीशन इक्वाडोर से है, इक्वाडोर पे कुल 10% टैरिफ है। 22-23% टैरिफ में हम हो गए। हमारा 92% झींगा, कुल जलीय उत्पाद का 92% था, $2.5 अरब का हो गया सत्यानाश। वो जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए वहां पर जरूरी विषय है ये, चिट्ठी लिखा। अब केरल से आते हैं शशि थरूर। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर वाला, पंजाब वाला ना समझता झींगा, केरल वाले तो समझ में आना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, शेक्सपियर भी शशि थरूर हो जाएंगे, आइंस्टीन भी, अल्बर्ट आइंस्टीन भी शशि थरूर हो जाएंगे। ये कैसे होगा? अरे पहले तय कर लो, शेक्सपियर बनना है
या पियरे गार्डन बनना है? क्या बनना है भाई? बताओगे कुछ? मैडम क्यूरी बनोगे, आइंस्टीन बनोगे, क्या बनोगे भाई? सब चीज में टांग अड़ा देते हो, घुसा देते हो। इसको रोक नहीं पा रहे ये लोग, प्रवक्ता खंडित करते नहीं। कल एक फर्जी की खबर भाजपाइयों ने, देखिए भाजपा झूठ को कितने तीव्र गति से बोलती है, और कांग्रेसी सच भी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि असली आका नाराज ना हो जाए। असली आका है ना वो जो बैठा कहीं और पे, वो नाराज ना हो। कल से बहुत तगड़ा नैरेटिव चलाया, खूब चलाया कि देखिए दलित को क्या किया है, जबकि टीकाराम जूली का अपमान हुआ था वहां पे, अभी आपने चर्चा की। दलित को कि कुर्सी बैठा दिया खड़गे साहब को, सोफा खुद बैठे। हकीकत ये थी कि कुर्सी ज्यादा, जैसे 82 साल उम्र है उनकी कमर में दर्द है इसलिए बैठते हैं, अपने घर में भी कुर्सी में बैठते हैं। 82 साल उम्र है, उनके घुटने कमर में दिक्कत है, कुर्सी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। हम लोग के घर में बुजुर्ग, हम जानते हैं वो कुर्सी की हाइट और उस पे जो सीटिंग में जो वो होता है, वो होती है स्पेशल चेयर है, स्पेशल तो राहुल गांधी जब तक उनको बैठा नहीं लेते तब तक वो शख्स खड़ा रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देने आया। अरे हम तो कहे कि ये सफाई मत दो। कांग्रेसी इतना तो कह सकते थे कि भाई साहब बहुत दिन से मोदी जी कुर्सी बैठे हुए, उनका अपमान हो रहा है, ये वाला सोफा हम खाली करवा के भेज रहे हैं, आप कुर्सी से उठा सोफा बैठा दो मोदी जी पे। और पूरा देश परेशान है उनके कुर्सी पे बैठने से। सोफे पे बैठना है ना, सोफा भाजपाइयों के लिए सोफा था कि सोफा पे इज्जत मिली और कुर्सी पर अपमान हुआ। तो मोदी जी सोफा बैठ के 11 साल से देश नहीं चला रहे हैं, कुर्सी चला रहे हैं। थक भी गए होंगे और बहुत अपमान हो गया, आओ सोफा बैठो मोदी जी। करना चाहिए ना, तंज व्यंग झूठ सच कुछ तो बोलोगे, नहीं बोलते। आपके दलित नेता का इतना बड़ा अपमान हुआ, टीकाराम जूली, राजस्थान के बाहर लोग न जानते हो, नेता प्रतिपक्ष हैं। देश भर में आपके दलित मोर्चा को, आपका जो था SC ST OBC सेल, एक्टिवली इनको आना चाहिए था, देश भर में बताना चाहिए था कि एक दलित के जाने मंदिर में भाजपाई गंगाजल से धो रहे हैं। बताओ दलितों, ये मुसलमानों के बाद किसका नंबर लगेगा, समझ लो। बताना चाहिए था, नहीं बताए। अभी आखिर में फिर कहूं, राहुल गांधी ने कहा ना कि मुसलमानों के बाद मिशनरीज क्रिश्चियन का नंबर है और सिख का नंबर है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी बहुत अनुभवी हैं, बहुत योग्य हैं, हम लोग पत्रकार हैं, हम अपनी योग्यता बस जानते हैं। मैं तो कहता हूं कि ये कहना चाहिए कि सबसे पहले हिंदुओं सत्यानाश किए, अब मुसलमानों की तरफ बढ़े, अब उसके बाद क्रिश्चियन और सिख की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हिंदुओं, मुझसे पीठ के पीठाधीशों ने कहा था, हेमंत भाई, ये जो अयोध्या काशी मथुरा सब मिशन है, एक पीठ के पीठाधीशों ने कहा था भाई साहब आप देख लेना एक बार बड़े निजी नितांत चर्चा की थी। कहा ये बहुत बड़ा प्लान है, ये हिंदुओं को भला नहीं हो रहा है कि कॉरिडोर ये सब, ये जितने हिंदू धार्मिक स्थल हैं इस पर सब संघ और भाजपाइयों जो है ये सब आर्थिक अड्डे बन जाएंगे, इसके लिए हो रहा है। तो सबसे पहले तो हिंदुओं, ये वक्फ से पहले हिंदुओं जो है इलाज हुआ है, पहला इलाज हिंदुओं को हुआ है इस देश में। ये भी समझ लें, ये समझाना चाहिए कांग्रेस को कि पहला इलाज हिंदुओं को हुआ है। अब आईसीयू में मुसलमानों को ले गए हैं जो है उनका इलाज करने के लिए, फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा ये देखना है। आपको लड़ना किससे है, यही बात आप भी तब से कर रहे हैं, लड़ना किससे। चलिए अब फाइनल कमेंट आपसे 30 सेकंड ले लेता हूं, नहीं तो लोग कहेंगे देखिए आखिर में फिर ये 5 मिनट लेक्चर पिला गया। नहीं आशीष भाई, सिंपल सी बात है कि जो शशि थरूर जैसे लोग हैं इनको केवल मौके की नजाकत को देखना चाहिए। पूरी दुनिया की फायरिंग लाइन में, पूरी दुनिया के टारगेट पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप है, और उसमें ये कहना कि सॉफ्ट और वो क्रिएटिविटी सॉफ्ट वो होती है जब आप क्रिएटिव और सॉफ्ट, वो जब डेली बदतमीजी कर रहा है तो उसकी भाषा का जवाब एग्रेशन और ऑफेंसिव होता है, एंड ऑफेंस इज ऑलवेज द बेस्ट डिफेंस। ऐसा कोई भी काम ट्रंप ने अब तक नहीं किया है कि उसके प्रति हम सॉफ्ट रहें या उसके प्रति कोई क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश हो। ट्रंप डिजर्व्स इवन वर्स दैट चाइना इज यूजिंग फॉर देम। बेसिक बात केवल ये है कि जैसे को तैसा विदेश नीति का पहला उसूल होना चाहिए अगर आपको बराबरी पे लड़ना है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ना लेफ्ट होती थी, ना राइट होती थी, स्ट्रेट होती थी, और मोदी झुक जाते हैं। ऐसी चीज को डिफेंड करने की ना तो शशि थरूर को कोई जरूरत थी, उन्होंने दिखा दिया कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, एंड सच पीपल और सच टेंडेंसीज
should be stopped effectively. मेरा तो इतना ही कहना। बिल्कुल साहब, चलिए कल फिर मिलेंगे, हेमंत भाई साथ होंगे और कार्यक्रम में ही होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार।